नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट डायरेक्ट एनर्जी वेपन की तरफ से है। इसकी शुरुआत प्रोजेक्ट काली से शुरू हुआ था, जिसको लेके आज तक कोई भी ऑफिशियल डाटा पब्लिक नहीं किया गया, लेकिन इतना पता था कि एक इलेक्ट्रॉन एक्सीलेटर था या डायरेक्ट एनर्जी वेपन टाइप का वेपन था जो कि लेजर की मदद से हमला कर सकता था और ये काफ़ी घातक भी था। और इसकी कई अलग अलग वेरिएंट को भी उस दौरान डेवलप करने की बात सामने आई थी, जिसमें काली 80 से लेके काली 5000 तक को डेवलप करने की बात की गई थी। इसके बाद अगर आम डायरेक्ट एनर्जी वेपन की सेगमेंट में आए तो सबसे पहले डीआरडीओ की तरफ से इस तरीके की पहली वेपन को 2019 के आसपास डिस्प्ले किया गया था, जिसे खास करके एक लेजर वेपन कहा जाने लगा था। इसका नाम प्रोजेक्ट दुर्गा रखा गया था और इसमें एक 25 किलोवाट क्लास की लेज़र का इस्तेमाल किया गया था और डीआरडीओ की D4 एंटीडोन सिस्टम में भी लेज़र के साथ इसको कंबाइन करके इस्तेमाल किया गया था। लेकिन इसके बाद डीआरडीओ की तरफ से एक पावरफुल डायरेक्ट एनर्जी वेपन को डेवलप करने का प्लान किया गया था, जिसे खास करके दुश्मन की एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स और यहाँ तक कि ड्रोन्स को भी टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। और डीआरडीओ के मुताबिक अभी तक हमारे पास जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है उनमें से किसी के पास भी 100% एक्यूरेसी नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट दुर्गा 2 के अंदर अभी जिस लेजर वेपन को बनाया जाने वाला है इसकी एक्यूरेसी 100% होने वाली है और इसे एयर डिफेंस सिस्टम के साथ कंबाइन करके इस्तेमाल करने का प्लान किया जा रहा है, ताकि अगर हमारी एयर डिफेंस सिस्टम से कोई दुश्मन बच जाता है, चाहे वो मिसाइल हो जाए, एयरक्राफ्ट हो जाए, तो उसको हम डायरेक्ट एनर्जी वेपन की मदद से डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। प्रोजेक्ट दुर्गा 2 को अभी न्यू दिल्ली की लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर की तरफ से लीड किया जा रहा है और इसके लिए इनिशियली $100 मिलियन का बजट को एलोकेट किया जाने वाला है। इसे बोथ हमारी लैंड, वाटर और एयर ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करने का प्लान बनाया जा रहा है, जिस वजह से इसे सिर्फ डिफेंसिव ऑपरेशन के अलावा हम लोग ऑफेंसिव ऑपरेशन भी इस्तेमाल कर पाएंगे। खास करके नेवल वेसल में या लैंड वेसल में ये एक डिफेंसिव सिस्टम की तरह काम करने वाला है, जिसमें हम दुश्मन की एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल या ड्रोन्स या यहाँ तक कि बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी टारगेट करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे और खुद को उससे सेव करेंगे। लेकिन एयर में अगर इसका इस्तेमाल होता है और इसको किसी एयरक्राफ्ट में हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो इसको दुश्मन के खिलाफ, उसकी एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ या फिर उनके रडार स्टेशन के खिलाफ भी एक ऑफेंसिव वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी तक इसको लेके कोई भी प्रोजेक्टेड टाइमलाइन को डीआरडीओ की तरफ से पब्लिश नहीं किया गया, लेकिन डीआरडीओ का दावा कि हमको एक कंप्लीट डिफेंसिव शील्ड को प्रोवाइड करने वाला है, बाकी किसी भी डिफेंसिव प्लेटफॉर्म के मुकाबले एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन होने वाला है। अगला अपडेट लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की तरफ से है, जिसका निकनेम अभी प्रचंड रखा गया है। ये भारत की तरफ से डेवलप किया गया सबसे पहला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर था और अभी इसकी 15 यूनिट को एचएएल की तरफ से इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जा चुका है, जो कि इसका इनिशियल ऑर्डर था और लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के अंदर 15 हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए आर्मी की तरफ से और एयरफोर्स की तरफ से ऑर्डर को प्लेस किया गया था। इसके बाद अभी एडिशनल 145 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को भी ऑर्डर किया जाने वाला है और अभी डिलीवर किए गए लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी की तरफ से एक्सटेंसिवली टेस्ट करने के साथ साथ स्ट्रेटेजिकली इनको प्लेस भी किया गया, जिसमें लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को भी हमारी वेस्टर्न फ्रंट में यानी कि पाकिस्तान के साइड में जोधपुर में डिप्लॉय किया गया, तो चाइना के साइड में यानी कि ईस्टर्न फ्रंट में असम में डिप्लॉय करके रखा गया। इस दौरान इनको एक्सटेंसिवली टेस्ट करने के बाद इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी की तरफ से हेलीकॉप्टर में कुछ मेजर खामियों के बारे में जिक्र किया जा रहा है और बताया गया कि अगर एचएएल को यहाँ पे मास ऑर्डर चाहिए और 145 यूनिट के लिए इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी की तरफ से ऑर्डर को प्लेस किया जाता है, तो इससे पहले इन हेलीकॉप्टर्स की जो फायर पावर है उसको इंक्रीज और बेहतर करने की ज़रूरत है। अब लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म है, जिसमें हम एक वैरायटी ऑफ वेपन को चाहे तो इंटीग्रेट कर सकते हैं और एक बहुत ही बेहतरीन फायर पावर पैकेज को ये ऑफर कर सकता है। लेकिन इसमें अभी खास करके एंटी टैंक ऑपरेशन के लिए कोई भी मिसाइल सिस्टम मौजूद नहीं है, यानी कि कोई भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को इसमें इंटीग्रेट नहीं किया गया, जो कि इसकी स्टैंड अप कैपेबिलिटी को कई गुना तक रिड्यूस कर रहा है। और इसी वजह से अभी इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी की तरफ से एचएएल को इन हेलीकॉप्टर्स में एक
एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को इंटीग्रेट करने के साथ साथ इसमें एक इंडिजिनस 20 mm की ऑटो कैनन, एयर टू एयर मिसाइल और ट्यूब लॉन्च लॉइटरिंग मुनिशन जैसे सिस्टम को भी इंटीग्रेट करने का प्रपोजल दे रहे हैं। और ये सभी सिस्टम पहले से ही इन हेलीकॉप्टर में इंटीग्रेट करके इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को डिलीवर करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले अगर वो ऑर्डर को प्लेस कर देते और एचएएल बिना इन सभी सिस्टम को इंटीग्रेट किए हेलीकॉप्टर को इंडियन एयरफोर्स या इंडियन आर्मी को डिलीवर करता है तो बाद में उन सभी सिस्टम को इन हेलीकॉप्टर में इंटीग्रेट करने में काफी समय लग जाएगा। तो पहले इन सभी सिस्टम को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में इंटीग्रेट करने का सजेशन दिया जा रहा है, जिसके बाद ऑफिशियली 145 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के लिए ऑर्डर को प्लेस करने की बात की गई है। अगला अपडेट सुखोई की तरफ से, और अभी हम सुपर सुखोई अपग्रेड के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि ये बात अभी लगभग कंफर्म हो चुका है कि अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी 150 सुखोई को सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया जाएगा, जिनको 2 अलग अलग बैच में अपग्रेड करने की बात की गई है। पहले बैच में 84 सुखोई को सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने का प्लान किया गया और इसके लिए पहले से अप्रूवल मिल चुकी है। अब इसी से रिलेटेड कुछ खबर सामने आ रही है, जिसमें बात बताया जा रहा है कि जो अपग्रेड होने वाला है इसको भी अभी 2 अलग अलग फेज में डिवाइड करके अपग्रेड करने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें पहले फेज के अंदर सुखोई के एवियोनिक्स, रडार्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और IRST सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा, जिससे सुखोई की सिचुएशनल अवेयरनेस, टारगेटिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटी काफी हद तक बेहतर होने वाला। और दूसरे फेज में सुखोई की जो फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है उनको अपग्रेड किया जाएगा। और अभी इसमें जो रशियन ओरिजिन फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है उसको एक इंडिजिनस डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम से रिप्लेस कर दिया जाएगा, जिससे सुखोई की मैन्युवरेबिलिटी बेहतर होने का उम्मीद किया जा रहा है, साथ ही स्मूथ होने का उम्मीद भी किया जा रहा है। अभी रिसेंटली तेजस MK-1A की पहली प्रोटोटाइप को भी 19 फरवरी को टेस्ट किया गया था, यानी कि इसकी टेस्ट फ्लाइट को कंडक्ट किया गया था, जिसमें AD की तरफ से डेवलप किया गया डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया है। और ये हमको एविएशन सेक्टर में और भी ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट करने वाला है। और मार्च तक HAL की तरफ से 2 तेजस MK-1A को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करने का वादा भी किया जा रहा है। इसके अलावा भी HAL की नासिक डिवीजन में एक सुखोई को स्पेशली मॉडिफाई करने की बात भी सामने आई है, जिसे खास करके रुद्रम 3 मिसाइल को टेस्ट करने के लिए भी मॉडिफाई किया जा रहा है। आप सभी जानते होंगे कि रुद्रम सीरीज के अंदर हम अभी 3 मिसाइल को डेवलप कर रहे हैं, जिसमें पहला रुद्रम 1 इसका एक एंटी रेडिएशन वेरिएंट है, जिसके बाद रुद्रम 2 और 3 इसकी लॉन्ग रेंज एयर टू सरफेस अटैक वेरिएंट है। अभी फिलहाल HAL की तरफ से DRDO के साथ मिलकर रुद्रम 3 मिसाइल को टेस्ट करने की कोशिश किया जाने वाला है। और जैसे कि रुद्रम 3 एक लॉन्ग रेंज मिसाइल होने वाला और ये एक हैवी मिसाइल होने वाला है, तो इसको कैरी करने के लिए खास करके सुखोई की नंबर 5 और नंबर 6 की हार्डपॉइंट को मॉडिफाई करने की जरूरत भी पड़ रही है, जहां पर इन मिसाइल को आगे चल के इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जाएगा। रुद्रम 3 का वजन करीब लगभग 1.6 टन के आसपास होने वाला है, जिसमें 300 kg से लेके 400 kg तक की वॉरहेड को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। और ये मिसाइल लगभग 600 किलोमीटर की दूरी तक स्ट्राइक करने की काबिलियत रखने वाला है। DRDO के मुताबिक इन मिसाइल को हम दुश्मन के रडार स्टेशन, एयर स्ट्रिप्स, ऑयल डिपो जैसे किसी भी हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे सुखोई को या हमारे किसी भी फाइटर जेट को एक बेहतर स्टैंड अप स्ट्राइक कैपेबिलिटी मिलने वाला है। फिलहाल अभी के लिए इसको सिर्फ सुखोई में ही फायर किया जा सकेगा, क्योंकि ये काफी हेवी मिसाइल है और फ्यूचर में इसको तेजस सीरीज के अंदर बस तेजस MK-2 में ही इस्तेमाल करने की प्लानिंग की गई है। और ये तेजस MK-2 की वेपन पैकेज का स्टैंडर्ड वेपन भी होने वाला है, लेकिन इसको हम तेजस MK-1 में या MK-1A जैसे एयरक्राफ्ट में फिलहाल इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका वजन काफी ज्यादा होने वाला है और तेजस MK-1 या MK-1A के जो हार्ड पॉइंट्स है वो उसको कैरी करने में उतना सक्षम नहीं होने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।